थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई यूनिट नंबर 3 हम लोग का स्टार्ट है। जैक बोर्ड के जो टर्म 1 में आएंगे ऑब्जेक्टिव, सारा ऑब्जेक्टिव रहेंगे जितना भी यूनिट हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जितना पढ़ेंगे सब टर्म 1 में एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म 2 में। पिछले बार ऐसा हुआ था लेकिन इस बार भी आया नहीं सिलेबस, लेकिन पिछले बार के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि माइक्रो जो भी है टर्म 1 में एंड मैक्रो टर्म 2 में। तो अच्छा है क्योंकि इसमें टेबल डायग्राम ज़्यादा है, टेबल डायग्राम ज़्यादा है, सब्जेक्टिव टफ पड़ जाता है। ऑब्जेक्टिव है तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी सब क्लियर रहेंगे। तो बात करते हैं, बहुत बड़ा यूनिट है, एनसीईआरटी का 2-3 चैप्टर इसमें कवर होते हैं। 2 चैप्टर मेन उसमें प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन और कॉस्ट अलग चैप्टर है, तो इसमें पोस्ट प्रोडक्शन भी पढ़ लीजिएगा, कॉस्ट भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई अलग चैप्टर है, तो उसमें भी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो मैं चैप्टर वाइज जब पढ़ा रहा था एनसीईआरटी से, सॉरी बोलते हैं, हाँ एनसीईआरटी के नोट से, तो उसमें बताए थे। लेकिन जब यूनिट वाइज हैंड रिटन नोट से यूनिट में स्टार्ट किया तो इसमें बहुत सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो खैर जो थर्ड यूनिट है, तो थर्ड यूनिट में यूनिट वाइज 5 यूनिट पढ़ना, चैप्टर वाइज 6 होता है। तो थर्ड यूनिट में बहुत छोटे छोटे चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर ने प्रोडक्शन को पढ़ लिया है, प्रोडक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद कौन से चैप्टर होंगे भैया? तो प्रोडक्शन पढ़ ली, तो प्रोडक्शन के बाद क्या होता है सोचिए थोड़ा सा। प्रोडक्शन के बाद सप्लाई होंगे, प्रोडक्शन प्रोडक्ट बना ली तो उसको सप्लाई करना होगा ना, तो अगला चैप्टर हम लोग का सप्लाई होगा। तो सप्लाई के बाद क्या होंगे, तो जब सप्लाई करिएगा तो क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा ना। तो रेवेन्यू जनरेट होने से पहले कॉस्ट लगेंगे। तो प्रोडक्शन, कॉस्ट, सप्लाई, रेवेन्यू और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इतने सारे चैप्टर को पढ़ने हैं। तो सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्लाई। उसके बाद पढ़ेंगे कॉस्ट, उसके बाद पढ़ेंगे रेवेन्यू और उसके बाद पढ़ेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। चलिए स्टार्ट करते हैं, और बाकी एमसीक्यू करवा देंगे चैप्टर जैसे फिनिश होगा ना, यूनिट नहीं चैप्टर फिनिश होगा तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी करवा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं ला, टेस्ट भी लेंगे, हर एक चीज़ होते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 सप्लाई। सप्लाई क्या है? सप्लाई हम लोग जानते हैं, जो नॉर्मल सप्लाई वैसा सप्लाई नहीं होता है। जब पढ़िएगा बुक में चैप्टर तो अलग सा कॉन्सेप्ट रहता है। तो खैर कॉन्सेप्ट डिफिनेशन देखेंगे। बाकी ये हैंड राइटिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा भी नोट है लेकिन उसमें हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, सेम नोट सब लिखा हुआ है। लेकिन ये कॉलेज का तो हैंड राइटिंग टीचर लोग का अच्छा रहता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत होगा नहीं, तो इसीलिए इससे पढ़ा रहा हूँ कि ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। तो जहाँ पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं पहले से, एक सेकंड। कॉन्सेप्ट और सप्लाई का कॉन्सेप्ट को समझना है, और थ्योरी जितना डीप पे पढ़िएगा उतना अच्छा आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरी से ज़्यादा बनते हैं, तो थ्योरी कमांड रखिए, ऑब्जेक्टिव सारा बन जाएंगे, ठीक है। 95+ स्कोर हम लोग को टारगेट रखना है किसी भी हाल में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में। फिजिक्स भी चल रहा है, तो फिजिक्स में अगर चलेगा रेगुलर तो 90+ उसमें कोई नहीं रोकने जा रहा है, ठीक। तो तीनों सब्जेक्ट चलेंगे। कॉन्सेप्ट और सप्लाई फंक्शन, इसको डिटर्मिनेंट और सप्लाई, उसके बाद सप्लाई शेड्यूल पढ़ेंगे। जैसे कि आप पढ़े थे, क्या बोलते हैं उसको, डिमांड चैप्टर पढ़े थे इसके पिछले यूनिट में। तो डिमांड का बस अपोजिट सप्लाई है। तो दोनों का बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम लोग डिमांड में पढ़े थे, तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सप्लाई कर्व, ठीक है ना, लॉ ऑफ सप्लाई, तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे। तो बहुत सारा टॉपिक यहाँ पे हम लोग को सिमिलर टाइप का मिलेगा, लेकिन एक ही नहीं है, अलग अलग पढ़ना है, लेकिन वर्ड मिलेंगे देखने को, ठीक है ना। वहाँ भी पढ़े थे डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, मूवमेंट एलोंग सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन सप्लाई, ये सब पढ़े थे, मूवमेंट एलोंग डिमांड वगैरह। फिर है प्राइस इलास्टिसिटी, जो पढ़े थे डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़े थे, यानी कि न्यूमेरिकल वाला पोर्शन हो गया, तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी थे। तो बस जितना हम लोग डिमांड में पढ़े उसी का टाइप यहाँ पर सप्लाई है, और कुछ है नहीं, क्योंकि मार्केट में 2 ही फोर्स काम करता है, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई का ग्राफ से हम लोग का प्राइस निर्धारित होता है मार्केट में। देखो ना, डिमांड का हम लोग देखे तो जो ग्राफ था डाउनवर्ड था, सप्लाई का अपवर्ड जाएंगे, जहाँ पे दोनों मिक्स करते हैं तो यही सबका प्राइस का निर्धारण होता है। तो 2 ही फोर्स काम करते हैं, इसी के अनुसार हम लोग का मार्केट में प्राइस निर्धारण होता है। एक और फोर्स काम करता है, लेकिन उसके क्या बोलते हैं, एक चैप्टर था यूनिट मैक्रो में पढ़िएगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो वहाँ पर भी एक और फोर्स काम करता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ना, उसको जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। स्टार्ट करते हैं सप्लाई होता क्या, डिफिनेशन देखिए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक। देखिए सप्लाई क्या कर रहा है, थोड़ा सा जूम कर देना, उसके बाद पढ़ने में आसानी होगा। एक सेकंड, नोट्स आप लिखिएगा तो लिखिएगा, नहीं लिखिएगा तो निकलवा भी लीजिएगा, क्योंकि बहुत लिखना है फिजिक्स केमिस्ट्री में, जिसको सुविधा होगा, टाइम होगा तो लिखिएगा भी, नहीं तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। सप्लाई क्या है? इट रेफर्स टू ए वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ए प्रोड्यूसर विश और विलिंग टू सेल एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक खास पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है ना। तो वेरियस क्वांटिटी को जो कि प्रोड्यूसर होता है उसको इच्छा होता है सेल करने के लिए, अलग अलग पॉसिबल प्राइस, एक ही प्राइस नहीं ना मिलेगा हर एक कमोडिटी का, या जितना क्वांटिटी सप्लाई करेगा तो उसका प्राइस, तो अलग अलग प्राइस पे एट ए पर्टिकुलर टाइम में कितना आप क्वांटिटी को सेल करते हैं, या क्वांटिटी सेल करने के लिए आप इच्छुक है, विलिंग या विश, आप सेल किए नहीं, आप इच्छुक है तो सेल करिएगा तो कितना क्वांटिटी उसके अनुसार आपको दाम मिलेगा, और एक खास टाइम पे कितना टाइम में हमको कितना प्रोडक्शन चाहिए, इतना हमको सप्लाई चाहिए। तो सप्लाई का वही कि वेरियस क्वांटिटी को
रेफर करता है दैट कमोडिटी विच प्रोड्यूसर विच आर विलिंग टू सेल ए डिफरेंट क्या है एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, समझ गए डिफिनेशन को। आगे देखिए क्वांटिटी सप्लाई क्या होता है। बस वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी, कोई भी कमोडिटी है तो उसके क्वांटिटी होंगे, कितने क्वांटिटी है तो वही क्वांटिटी सप्लाई की कितना क्वांटिटी सप्लाई तो होगा कि बस जितना मतलब कोई फिक्स नहीं है लेकिन क्वांटिटी में फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो उसको देख लेते हैं। चलिए, इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी, एक खास क्वांटिटी क्या बोलेगी, इसमें कोई खास रहेगा। सप्लाई एट ए पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम लगाना होता है क्योंकि हमेशा एक फिक्स पीरियड में काम करते हैं हम लोग ना, क्योंकि शॉर्ट रन का बात होता है, लॉन्ग रन का अलग अलग टाइम पीरियड के साथ चेंज होते हैं समय, तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमेशा डिफिनेशन में लगाना होगा। ठीक है ना, एट ए पर्टिकुलर प्राइस पे। तो यहाँ पर स्पेसिफिक क्वांटिटी का बात हुआ और यहाँ पर केवल क्वांटिटी है कि क्वांटिटी को अगर कितना क्वांटिटी आप कोई भी कमोडिटी का जितना भी क्वांटिटी है आप विश करते हैं, विलिंग करते हैं, आप चाहते हैं कि इसको हमको सेल करना है एट ए पर्टिकुलर टाइम एट ए प्राइस पे, तो वही उनका सप्लाई। दोनों में डिफरेंस कभी पूछता है कि व्हाट इज सप्लाई एंड व्हाट इज क्वांटिटी सप्लाई, तो क्वांटिटी में स्पेसिफिक लगा दीजिएगा आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों का डिफरेंसन सेम है। स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक सिमिलर वर्ड हम लोग जानते हैं। स्टॉक क्या होता है, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी विच अवेलेबल विद द सेलर फॉर सेल, जो जितना भी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है सेल करने के लिए तो सारे को स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा डिफिनेशन है सब है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होते हैं, मार्केट सप्लाई क्या होते हैं, तो इंडिविजुअल में क्या होते हैं, खास व्यक्ति, तो एक व्यक्ति का सप्लाई, एंड मार्केट में पूरा होल मार्केट का सप्लाई। ठीक है ना, इट रेफर्स टू सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी का सप्लाई को रेफर करता है, बताता है बाय एन इंडिविजुअल फार्म एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो इंडिविजुअल कोई व्यक्ति नहीं ना करेगा, सप्लाई है यानी प्रोडक्शन है तो फार्म का बात होगा, तो इंडिविजुअल फार्म। ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी फार्म है मार्केट एरिया में तो सारे फार्म का सप्लाई को मार्केट सप्लाई, और एक इंडिविजुअल एक खास जो फार्म सप्लाई करेगा तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है ना, तो इट रेफर्स टू ए सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी के सप्लाई को रेफर करता है, बताता है बाय इंडिविजुअल फार्म द्वारा जितना सप्लाई किया जा रहा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो दोनों तो मार्केट सिमिलर हो जाएगा। रेफर टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी ऑफर फॉर ए सेल करने को ऑफर कर रहा है। ऑल द फार, देखिए सेल करने के लिए ऑफर कर रहा है, अब बिकेगा तब उसको कॉस्ट मिलेंगे, तब रेवेन्यू जनरेट होंगे, यानी कि विलिंग और इच्छा हो रहा है। अब आगे क्या होगा तो आगे का चैप्टर हम आगे में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझना है कि क्या होता है सप्लाई। सप्लाई ये होता है बस इच्छुक होता है बेचने के लिए या फिर ऑफर करता है बेचने के लिए, बस यही सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ठीक, ऑल द फार्मेटिक, जितने भी ऑल फार्म, यहाँ पे सारे फार्म आ गए, यहाँ पे इंडिविजुअल फार्म था, एक फार्म था। ठीक है, गिवन प्राइस इन द मार्केट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो हमेशा लगा देना कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड गिवन प्राइस पे जितने प्राइस दिया हो उतने प्राइस बढ़ाइएगा घटाइएगा तो आपका जो भी कंज्यूमर है चेंज हो जाएगा इधर से उधर, प्राइस पर डिमांड निर्भर करता है। तो प्राइस, डिमांड, सप्लाई तीन कॉन्सेप्ट है, तो तीन में जब भी कंपेयर करिएगा तो दो को कंपेयर करिएगा, एक को कांस्टेंट रखना होता है, तीनों को कंपेयर करिएगा दिक्कत होगा, क्योंकि डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है और प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट होता है रिलेशन। तो प्राइस बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ जाता है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन डिमांड तो इन्वर्स था, तो बोलिएगा ऐसे कैसे भाई, तो तीनों को कंपेयर नहीं कर सकते, जब भी कंपेयर करना होगा तो दो ही को कंपेयर करना होगा। समझ गए, हो गया यहाँ पर। अब देखिए एक डिफरेंस कभी कभी पूछता है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाई, बोले थे ना कि दोनों के बीच में कभी पूछता है। तो सप्लाई रेफर्स टू इंटायर शेड्यूल शोइंग द वेरी, अब शेड्यूल क्या हो गए, कर्व क्या हो गए, तो शेड्यूल हम लोग देखते हैं जो भी डायग्राम बनाकर, और कर्व में ग्राफ में बना कर देखेंगे। तो जो भी शेड्यूल जितना भी ग्राफ में हम लोग डायग्राम बना कर देखेंगे कितना क्वांटिटी का डिमांड हो रहा है कितने प्राइस पर, तो शेड्यूल होगा। ठीक है ना, यानी कि टेबल में बनाकर देखते हैं। तो शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ऑफर फॉर ए सेल एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस एट ए मार्केट, डिफरेंट प्राइसेस एट ए कमोडिटी, उस कमोडिटी का अलग अलग प्राइस पर जो भी सप्लाई हम लोग ऑफर करते हैं। ठीक है, वेरियस क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। एंड क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी, यहाँ वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी, कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे स्पेसिफिक है, खास है, तो बस इसी वर्ड का अंतर रखना है। ऑफर फॉर सेल एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, उस कमोडिटी का जिस कमोडिटी का मतलब हम लोग को सेल कर रहा है तो उसका स्पेसिफिक प्राइस पर कितना क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी को सेल किया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्या, सेल नहीं मतलब सप्लाई करने के लिए ऑफर किया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्वांटिटी सप्लाई। दोनों होगा। चलिए, सप्लाई फंक्शन क्या है, जैसे कि हम लोग डिमांड फंक्शन पढ़े थे उसी प्रकार सप्लाई फंक्शन, फंक्शन मैंने क्या, किसी पर डिपेंड करेगा, तो कोई रिलेशन दिखाएगा। देखिए फंक्शनल रिलेशनशिप, तो यहाँ पे फंक्शनल रिलेशनशिप यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड पढ़े थे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई भी पढ़ना होगा, जो कि जिस पे सप्लाई क्या होता है, निर्धारित होता है। तो डिटर्मिनेंट है, उसको निर्धारित करेगा कि कितना सप्लाई होंगे और कितना सप्लाई मार्केट में नहीं होंगे, ये सब फैक्टर है जो उसको प्रभावित करेंगे, तो उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ठीक है, देखिए तो सप्लाई फंक्शन क्या था, इट स्टडी द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी का सप्लाई एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, तो उसका जितने भी डिटर्मिनेंट है, अभी देखेंगे सप्लाई क्या का डिटर्मिनेंट है, तो जितने भी डिटर्मिनेंट है और सप्लाई के दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप को दिखाता है उसी को बोलते हैं क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स वेरियस
क्या डिटर्मिनेंट, मैंने सब फंक्शनल रिलेशन सप्लाई के बीच में और डिटर्मिनेंट के बीच में, दोनों के बीच में फंक्शनल रिलेशन को दिखाता है। फंक्शनल रिलेशन कहने का मतलब डिटर्मिनेंट पर डिपेंड करेगा सप्लाई, ठीक है। सप्लाई फॉर कमोडिटीज mainly डिपेंड ऑन द गोल ऑफ द फार्म, फार्म का क्या गोल है, कैसा गोल फार्म रखना चाहता है, आगे पढ़ेंगे कौन कौन से गोल होते हैं। उसके बाद ऑन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का प्राइस कैसा है उसके पर डिपेंड करेगा। रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्सिट्यूट और कंप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में हो गया। फिर प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कितना प्राइस है उस पर भी डिपेंड करेगा। अब मशीन महंगा है सस्ता है, लेबर महंगा है सस्ता, उस डिपेंड करेगा। एंड स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपका किस स्टेट का है, ठीक है ना। और जो गोल होता है सुपीरियर है कि इन्फीरियर, कैसा गोल है उसका तो भी देखा जाता है। तो इतने सारे फैक्टर है, देखिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या फैक्टर है, सारे नीचे दिया हुआ नाम, तो इसको याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिएगा। थस इस प्रकार सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर्स हैज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इक्वेशन। देखिए इतने सारे सेवरल फैक्टर है, जितने फैक्टर से मतलब कि डिपेंड करता है, एक तरह से समझिएगा सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी जो फंक्शन ऑफ सप्लाई क्या फंक्शन है, फंक्शन है ऑफ सेवरल फैक्टर, इतने सारे फैक्टर का वो फंक्शन है, फंक्शन है यानी कार्य करेगा, तो कार्य करेगा इतने सारे फैक्टर पे वह काम करता है। हैज एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन में यहाँ पे सब कुछ एक्सप्रेस किया हुआ है, दिखाया हुआ, दर्शाया है कि क्या क्या इसके सेवरल फैक्टर हैं। देखिए एसेक्स क्या हो गया, सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, सिंपल है, इसमें तो कुछ बताना है नहीं। एफ आपका फंक्शनल रिलेशनशिप को दिखा रहा है, यानी कि इतने सारे पे डिपेंड कौन करेगा, सप्लाई हम मेरा डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ए फंक्शन रिलेशनशिप, पी एक्स प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक्स कमोडिटी का प्राइस, पी आर जो देख रहे हैं ऊपर में सब कुछ लिखा हुआ है कि पी एक्स क्या, पी आर क्या, एन एफ जी, पी एफ टी, ई एक्स जी पी, सब कुछ तो देख लीजिए सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। पी आर होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स यानी कि सब्सिट्यूट गुड्स, कम्प्लीमेंट्री गुड्स जो भी होंगे। नंबर ऑफ फार्म, कितने फार्म है सभी को देखेंगे डिटेल में, अभी टेंशन मत लीजिए। गोल ऑफ ए फार्म का गोल क्या है, प्राइस ऑफ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्या प्राइस उसके, और स्टेट टी देखा था, पी एफ प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जी मैंने गोल, इन में नंबर ऑफ फार्म, एंड पी मैंने कहा था प्राइस ऑफ। इसके बाद ई एक्स बिजनेस एक्सपेक्टेशन एंड कॉन्फिडेंस, अब आप काम कर रहे तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है, आप क्या कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं, तो इस पर भी आपका डिपेंड करेगा सप्लाई कितना करना चाहता है। और जीपी मैंने गवर्नमेंट का पॉलिसी पर भी कितना टैक्स सरकार लगा रही है नहीं लगा रही, तो उस पर भी डिपेंड करेगा ना। अब ज़्यादा टैक्स लगा देगी तो आप सप्लाई कर पाइएगा, नहीं ना करिएगा, तो सब देखा जाता है। तो अब एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ में इसको देख लेते हैं। फॉलोइंग द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, एक खास कमोडिटी का जो वेरियस डिटर्मिनेंट है, तो बाकी सप्लाई का डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट समझिए कि निर्धारण करने वाला, सिंपल, इसमें कुछ बताना है नहीं। तो जो वेरियस डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई है सारे को देखते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी जो पहला देखे थे, जिसको हम लोग क्या पी एक्स से दिखाते हैं ना, ऑन प्राइस को किससे दिखाएंगे, पी एक्स से दिखाएंगे प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए सब, क्योंकि सप्लाई के बारे में देख लिया है, एक सेकेंड, क्योंकि सप्लाई के बारे में देख लिया है, फंक्शन के बारे में देख लिया, अब प्राइस ऑफ ए कमोडिटी के बारे में देखते हैं, जिस कमोडिटी को हमको सेल करना है। चलिए ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, एकदम याद रखिए, एकदम हमेशा याद रखिए कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाई। अब उसका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेंगे, जनरली हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई एंड लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाई। अब बोलिएगा भैया प्राइस बढ़ गए तो सप्लाई कैसे बढ़ेगा, प्राइस बढ़ गए, मार्केट में हम गए प्राइस बढ़ गए, तो प्राइस बढ़ेगा हम तो खरीदेंगे नहीं, तो सप्लाई तो घट गया, तो क्या बोलेंगे हम नहीं खरीदेंगे, यानी कि हम डिमांड नहीं करेंगे, यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घटा, तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन। अब क्या बोले थे, जब भी कंपेयर करिएगा एक को कांस्टेंट रखिए, वहाँ पे सप्लाई कांस्टेंट रखना होगा, और यहाँ पे हम जो डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे तब सप्लाई की बात कर पाएंगे कि सप्लाई एज ए प्रोड्यूसर किया जाता है और डिमांड एज ए कंज्यूमर, तो कंज्यूमर तो इन्वर्सली रिलेशन इफेक्ट करेगा प्राइस के अनुसार, लेकिन जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर चाहेगा कि मार्केट में प्राइस इसका बढ़े हैं तो मैं सप्लाई को बढ़ा दूँ, क्योंकि केवल प्राइस से ही केवल मतलब कि प्राइस से ही डिमांड नहीं बढ़ते हैं, डिमांड को बहुत सारे फैक्टर, सप्लाई है तो सप्लाई केवल प्राइस नहीं होते हैं, सप्लाई को डिटरमिनेट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं, और बहुत सारे मार्केट में आपका समझिए कि गवर्नमेंट का पॉलिसी आसान हो गया, तो आसान हो गया तो कम पैसा लग रहा है, ज़्यादा सप्लाई करिएगा, तो केवल प्राइस पर डिपेंड नहीं ना करता है, बहुत सारे पर डिपेंड करता है। तो इतना सब कारण का मान लीजिए प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ाएगा ना, प्राइस वही सेम है, लेकिन ये सब रीजन से सप्लाई का मतलब कि जो कमोडिटी है उसका प्राइस बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया तो क्या चाहेगा, जो प्रोड्यूसर है क्या चाहेगा, मैं सप्लाई को बढ़ा दूँ, तो सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है और डिमांड हमेशा कंज्यूमर, और जब भी प्राइस डिमांड और सप्लाई का कंपेयर करिएगा तो एक को कांस्टेंट रखना ही रखना होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, तो उसको रोकेंगे, हम रोकेंगे, लेकिन जो प्रोड्यूसर रोकना नहीं चाहेगा उसका सप्लाई को बढ़ाना ही बढ़ाना चाहेगा,
ठीक है ना। तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कन्फ्यूजन में मत हो जाइएगा कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई घट जाएगा। सप्लाई नहीं घटेगा, आपका डिमांड भले घट सकता है। चलिए, प्राइस ऑफ कभी कभी डिमांड भी नहीं घटता है, सप्लाई बढ़ गया ना तो डिमांड भी नहीं घटता है। प्राइस मान लीजिए समझिए कि सप्लाई बढ़ गया लेकिन सप्लाई है कम, तो देखो नहीं कंपेयर कर पाइएगा, तीनों को एक साथ कंपेयर करना बहुत मुश्किल रहता है। चलिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स से कैसा, देखिए यहाँ पे क्या होंगे, सप्लाई ऑफ डिपेंड अपॉन द वेरियस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कंसाइड द फार्म टी सेल। चलिए मान लीजिए फार्म क्या है, टी को सेल करता है। द प्राइस ऑफ ए कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी क्या है, सब्सिट्यूट गुड्स है, तो रिलेटेड गुड्स में सब्सिट्यूट कंप्लीमेंट्री दोनों आता है। तो हम लोग यहाँ पर सब्सिट्यूट का एग्जांपल लिया है कि चलिए जो भी सब्सिट्यूट में होता है वही कंप्लीमेंट्री में भी होता है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही होता है। तो क्योंकि डिपेंड करेगा ना, एक को प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा का डिमांड घटेगा, दूसरा का डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस घटेगा, ऐसे करके होता है। मान लिए ब्रश और टूथपेस्ट साथ में यूज़ किया जाता है, तो ब्रश का डिमांड बढ़ गया, सॉरी डिमांड का बात ही नहीं करते, डिमांड करेगा आप कन्फ्यूज हो जाएगा। ब्रश का सप्लाई बढ़ गया, सॉरी पहले प्राइस बढ़ता है, प्राइस पर डिपेंड करता है। ब्रश का प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ाएगा, तो ब्रश के साथ तो आपका कोलगेट ही बढ़ेगा, तो दोनों रिलेशन। या सब्सिट्यूट में, तो सब्सिट्यूट में कैसा रिलेशन होता है, सब्सिट्यूट में हमको लग रहा है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन होंगे ना, देख लेते एक बार। आप सब्सिट्यूट गुड्स है तो टी का सब प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ा दीजिएगा, तो सप्लाई पूरा मार्केट में बढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड में कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो इसमें हमको सब्सिट्यूट गुड में देखना होगा कि सब्सिट्यूट गुड का प्राइस क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो सब्सिट्यूट का प्राइस क्या होगा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसके बाद। कर है कंसाइडर, आप समझिएगा, आप टी को बेचते हैं मार्केट में, टी को सेलिंग करते हैं, ठीक। इफ द प्राइस ऑफ ए कॉफी इज राइज इन द मार्केट, अब मार्केट में कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने के बहुत कारण होते हैं, तो समझिए कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, या आप तो टी बेचते थे, अब तो कॉफ़ी बेचते नहीं, अब क्या होगा, द फार्म विल बी विलिंग टू सेल ए लेस टी एट एग्जिस्टिंग प्राइस। अब आप टी बेचते थे लेकिन मार्केट में प्राइस किसका बढ़ा, कॉफ़ी का बढ़ा, तो कॉफ़ी का आप सप्लाई बढ़ाइएगा, यानी कि टी को आप घटा दीजिए, टी को कम करिएगा। तो सब्सिट्यूट गुड में कैसा हुआ, प्राइस कॉफ़ी का राइज हुआ लेकिन आप इसका सप्लाई कम किए, यानी कि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन को देखने को मिला, ठीक है ना। हमेशा इन्वर्स रिलेशन को देखने को मिला, कहाँ पर, हमको रिलेटेड गुड्स में इन्वर्स रिलेशन, ठीक है ना। चलिए, तो क्वांटिटी सप्लाई विल रिड्यूस इवन व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट, तो क्वांटिटी सप्लाई विल रिड्यूस हो जाएंगे इवन व्हेन द प्राइस ऑफ टी, मतलब टी का प्राइस सेम है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसका सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोड्यूसर चाहेगा कि टी कॉफ़ी का बढ़ गया दाम तो कॉफ़ी में बेचो, टी नहीं बेचो। तो टी आप बेचते होंगे तो दूसरा कंपनी बेचता तो अपना बेचेगा, टी वाला रोक देगा थोड़ा सा कि कॉफ़ी, चलिए कॉफ़ी का बिक रहा है, तो ऐसा होता है। ऐसे रिलेशन देखकर पढ़िएगा तब जाकर समझ में कॉन्सेप्ट आएगा। अगर बात को समझ रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप टी बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सप्लाई में देखे थे, मान लीजिए सब्सिट्यूट के बाद डिमांड को बता देंगे, छोटे कन्फ्यूजन कर जाइएगा। डिमांड में तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, हमारे टी और कॉफ़ी, चलिए हम मानते हैं कि दोनों सब्सिट्यूट गुड है। टी का प्राइस बढ़ गया तो आप तो डिमांड नहीं करेगा, आप कॉफ़ी का डिमांड करिएगा ना, तो टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफ़ी का डिमांड करेगा, नहीं टी का प्राइस घट गया तो कॉफ़ी का बढ़ गया, तो एक के बढ़ने से वहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है, किसके बीच में, सब्सिट्यूट गुड के बीच में। तो वहाँ पढ़ा है, वहाँ का बात वहाँ समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ का बात यहाँ समझिए कि रिलेटेड गुड्स में इन्वर्स रिलेशन को दिखाता है, और जो प्राइस होता है इसमें डायरेक्ट रिलेशन को दिखाता है। इन्वर्स रिलेशन इसलिए क्योंकि उसका प्राइस बढ़ा है तो उसका सप्लाई बढ़ाएंगे, इसका कम कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका अगर सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, लेकिन जिसका बढ़ता है उसी पर डिपेंड करता है, यानी कि टी पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इन्वर्स और डायरेक्ट बात नहीं हो रहा है। एक तरह से देखिएगा तो सेम ही है, लेकिन टी का तो मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे थे तो टी का कांस्टेंट ही है, टी का कांस्टेंट ही है, लेकिन तो यहाँ पे डायरेक्ट और इन्वर्स का बात नहीं बोल, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे सिर्फ यही बोल रहा है ना कि डिपेंड करता है, रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करता है। रिलेटेड गुड्स का प्राइस बढ़े तो आप कम कर दीजिए अपना सप्लाई, तो उसका प्राइस बढ़े, अपना सप्लाई कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या, एक बढ़ रहा है तो घट रहा है, तो क्या होंगे बताइए, इन्वर्स। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो इन्वर्स हुआ ना, तो इन्वर्स कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए, बहुत टाइम दे दिए इसमें क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन था ना, डिमांड सप्लाई क्या क्या। चलिए आगे देख लेते हैं, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा। नंबर ऑफ फार्म इन इंडस्ट्री, अब बताइए, फार्म बढ़ेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, इसमें तो बताना क्या है, इसमें खुद से पढ़िएगा फिर ही बता देना। मार्केट सप्लाई फॉर कमोडिटी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फार्म इन द इंडस्ट्री, नंबर ऑफ फार्म इंक्रीजेस implies in the market supply the decrease in the number of farm in the supply decrease in the market supply। फार्म बढ़ गए तो सप्लाई बढ़ गया, फार्म घट गए तो सप्लाई घट गए, इसमें कुछ समझाना है नहीं। चलिए, तो कैसा रिलेशन, जैसा डायरेक्ट रिलेशन में डायरेक्ट, इन्वर्स में इन्वर्स, वैसा कुछ नहीं, बस हमेशा वो डायरेक्ट में उसमें पूछता है। तो गोल ऑफ द फार्म, फार्म का गोल कैसा है, आपका गोल क्या है बताइए, आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं या फिर मोर क्वांटिटी को सप्लाई चाहते हैं। इफ द गोल ऑफ फार्म इज टू बी मैक्सिमम प्रॉफिट, अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं, मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी ऑफर एट ए लोअर प्राइस,
आप क्या चाहते हैं, आप मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट में आपको ज़्यादा क्वांटिटी को सेल करिएगा, किस पे, एट ए हायर प्राइस पे। सॉरी मिस्टेक हो गया था, लोगों ने हायर प्राइस, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, मैक्सिमम प्रॉफिट, तो हमेशा महंगे महंगे बेचेगा, हाई क्वालिटी का बेचेगा, ठीक। लेकिन इसका ऑन द अदर है, दूसरे हैंड में, इफ द गोल ऑफ अ फार्म इज क्या है, मैक्सिमाइज सेल, और आपका गोल है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, हमको मैक्सिमम प्रॉफिट से मतलब नहीं, हमको सेल करना है, तो आप लोअर प्राइस पे सेल करिएगा, सब सेल करिएगा। और मैक्सिमाइज आउटपुट एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा देना, आउटपुट ज़्यादा करना है, हमको मैक्सिमम सेल करना है, इस टाइप का रहेगा, तो मोर विल बी सप्लाई इवन एट ए सेम क्या प्राइस, वही प्राइस पे आप ज़्यादा सप्लाई करिएगा। अब अगर आपका माइंड में है कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है, तो आप हमेशा हायर प्राइस पे सेल करिएगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि कैसे आप सप्लाई कर रहे हैं। हमेशा आप हायर प्राइस वाले को सेल करिएगा, और इसमें आप लोअर प्राइस, हर एक प्राइस को सेल करिएगा, क्योंकि आप मैक्सिमम सेल चाहते हैं मार्केट में, ठीक है। हो गया, कैसा आपका गोल है, आपका गोल देखा जाता है कि आपका क्या था, पहला मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं या मैक्सिमम सेल चाहते हैं। चलिए, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब इन्हीं सबसे तो मिलकर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, हमको ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो सप्लाई कम होंगे, कम सप्लाई कम लेंगे, सस्ते मिलेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्वर्स, डायरेक्ट इन्वर्स बात हो रहा है। सप्लाई फॉर कमोडिटी आल्सो क्या है, अफेक्टेड बाय द प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी, इफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज, द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस, तो प्राइस कम हो गए तो कॉस्ट मेरा कम लेगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होंगे। अकॉर्डिंगली मोर द कमोडिटी सप्लाई ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइस, अब उसी प्राइस पे ज़्यादा होंगे सप्लाई कमोडिटी, क्योंकि प्राइस हमको कम लग रहा है, ठीक। कन्वर्सली इसका उल्टा, इफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसेस राइजेज, इफ द फैक्टर प्राइसेज यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस इंक्रीज कर जाता है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज है, तो कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा, तो हमको प्रोडक्शन का जब कॉस्ट बढ़ेगा तो कम यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे, तो कम यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे तो सप्लाई भी मार्केट में कम ही ना होगा। तो इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में लेस द कमोडिटी सप्लाई एट ए एग्जिस्टिंग प्राइस, उस प्राइस पे कम होगा मार्केट में सप्लाई, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम किए, क्योंकि प्रोडक्शन में ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था, ठीक है। चलिए, अ स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपका किस प्रकार का, इसको भी देख लीजिए। इंप्रूवमेंट इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में आप इम्प्रूवमेंट लाते हैं, सुधार, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लेंगे, ठीक है। नए नए मशीन है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लेंगे, एंड कन्वर्सली मोर द कमोडिटी सप्लाई एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस। अब इसके परिणाम स्वरूप कॉन्सिक्वेंटली जो होता है, परिणाम स्वरूप मोर द कमोडिटी सप्लाई एट इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस, उसी प्राइस पर ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, काफ़ी अच्छे मशीन रखे हैं, क्वालिटी वाला में से, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो ज़्यादा सप्लाई करिएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी पे। एंड बिजनेस एक्सपेक्टेशन, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, बुलिश है, दो होता है, एक बुलिश और एक और देखते क्या बोलो उसका, अच्छा पढ़ लेते हैं। ये तो बुलिश मिल गया, बुलिश एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू राइज एंड सप्लाई क्या स्टार्ट है, बुलिश मतलब आपको लगता है कि नहीं हम अभी मान ली प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन अभी हम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा बाद में सप्लाई होगा, तो आपका बढ़ेगा, लेकिन अकॉर्डिंगली क्वांटिटी सप्लाई राइजेज हो जाएंगे, लेकिन व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट, द जस्ट अपोजिट में हैपन इन द सिचुएशन ऑफ बेरिश एक्सपेक्टेशन। अब देखिए, बुलिश है तो आप करिएगा सप्लाई, लेकिन बेरिश में आप डर जाइएगा, आपको लगेगा कि नहीं हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, मेरा बिकेगा नहीं बिकेगा, ऐसा माइंड में रखिएगा ना, तो इसमें आपका क्या होगा, प्रोडक्शन कम होंगे, सप्लाई भी कम होगी। कैसे, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए, क्योंकि आप माइंड में बैठा लिए हैं, आपका जो एक्सपेक्टेशन है बुलिश है, बुलिश में समझिए कि आप सोच रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला फ्यूचर में, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट करिएगा, ठीक। भले आपका प्राइस वैसे में रहेगा, वही कर रहा है कि देखिए अकॉर्डिंगली द क्वांटिटी सप्लाई राइज हुई, क्योंकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन करिएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपको माइंड में बैठा कर रखे नहीं, हमको ज़्यादा करना भी है, हमको मतलब नहीं है कि कितना बिक रहा है कितना नहीं बिक रहा है, क्या प्राइस है क्या प्राइस नहीं, उससे मतलब नहीं है, बस प्रोडक्शन करना है तो करना है। तो इस टाइप की सिचुएशन आपका ज़्यादा सप्लाई होंगे, सिंपल नॉर्मल है, ठीक। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस होता है कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन बुलिश है तो सप्लाई बढ़ जाएंगे, आप भी बढ़ जाते हैं, तो जस्ट अपोजिट हो जाता है, किसमें, आपका बेरिश में अपोजिट होंगे, सप्लाई कम हो जाएंगे, ठीक। गवर्नमेंट पॉलिसी पे भी डिपेंड करेगा, टैक्सेशन एंड सब्सिडी, टैक्स मान लीजिए लगा दिया, सब्सिडी दे दिया, तो ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो कम हो जाएगा, इसमें कम होंगे, इसमें सब्सिडी कुछ हमको दे दिया सरकार तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, लेकिन टैक्स लगा दिया तो कम सप्लाई करेंगे। तो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आल्सो इम्पैक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी का मार्केट सप्लाई में गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो भी प्रभावित करता है, कैसे करता है, इंक्रीज इन द टैक्सेशन, अगर टैक्सेशन बढ़ा दिया में डिक्रीज सप्लाई, सप्लाई घट जाएंगे, विल इंक्रीज इन द सब्सिडी, सब्सिडी बढ़ा देंगे तो इंक्रीज में इट इंक्रीज, तो मैंने वही सप्लाई बढ़ जाते हैं, क्योंकि सब्सिडी से हमको सुविधा मिलता है, सरकार सुविधा देती है कि आप प्रोडक्शन करिए, आपको मैं फ़ायदा दे रहा हूँ, आपको बीज के लिए पैसा दे रहा हूँ, आपको कुछ और मशीन के लिए पैसा दे रहा हूँ, ऐसे करके, तो सब्सिडी कुछ छूट देता है,
तो प्रोडक्शन बढ़ जाएंगे, टैक्स बढ़ा तो प्रोडक्शन घट जाते हैं, यानी कि सप्लाई भी घट जाएंगे। ठीक, क्योंकि प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा सप्लाई ना, जैसा प्रोडक्शन होगा वैसा सप्लाई डिपेंड करेगा। ठीक, व्हेन द अदर डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट है, फिर भी अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी वगैरह कुछ यहाँ पे चेंज होता है तो उसके अनुसार सप्लाई भी चेंज करते हैं, बाकी समय कुछ हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। तो इतने सारे फैक्टर हैं, इसको समझिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं। तो यही सब नॉर्मल टाइप का है। चलिए अब देख लेते हैं वीडियो कितना बड़े होगा। वीडियो है तो 25 मिनट, 5 मिनट और पढ़ाएंगे, उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे। चलिए क्या था, सप्लाई शेड्यूल आ गया। चलिए शेड्यूल पढ़ चुके हैं, डिमांड शेड्यूल। तो इसमें तो शेड्यूल आने का मतलब क्या, डायग्राम कर्व रहेगा तो क्या ग्राफ। ठीक है, तो सप्लाई इंडिविजुअल कर्व सब देखेंगे। चलिए रीड करते हैं थोड़ा सा। शेड्यूल सप्लाई क्या होते हैं, सप्लाई शेड्यूल जिसको बोलते हैं, पढ़ लेते हैं। सप्लाई शेड्यूल इज टेबल में दिखाएगा, शोइंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑफर फॉर सेल कोरस्पोंडिंग या डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। उस कमोडिटी का अलग अलग प्राइसेस पे आप जो सेल करने के लिए ऑफर करिए क्वांटिटी को, तो कितना क्वांटिटी को करते हैं तो आपको टेबल के रूप में अकॉर्डिंग प्राइस के मतलब टेबल प्राइस दोनों को दिखाना होगा, तो उसी को बोलते हैं क्या, सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल जो टेबल शोविंग वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी टेबल में शो करता है, और कमोडिटी कोई खास कमोडिटी का ऑफर फॉर ए सेल, जो कि सेल करने के लिए उसको ऑफर किया जाता है, कितना क्वांटिटी कितना प्राइस में सेल करना है, कोरस्पोंडिंग टू डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, अलग अलग प्राइस के अनुसार तो सबको दर्शाया जाता है, कितना क्वांटिटी कितने प्राइस में, इतने क्वांटिटी कैसे। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में देख लीजिए, उसको समझ में नहीं आया होगा तो इट रेफर्स टू द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का टेबल के रूप में दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या, सिंपल है, इन सप्लाई शेड्यूल ना, सॉरी हाँ सप्लाई शेड्यूल बस टेबल के रूप में दिखा। दो टाइप का होगा, एक इंडिविजुअल दिखाएगा अपना, एक मार्केट दिखाएगा। इंडिविजुअल अपना सप्लाई शेड्यूल दिखाएगा, ये अपना सप्लाई शेड्यूल दिखाएगा, मैं इतना क्वांटिटी को सेल करना चाहता हूँ, इतना क्वांटिटी को मैं सेल करना चाहता हूँ, इतना प्राइस ऐसे ऐसे है। देखिए इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इट रेफर्स टू टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कमोडिटी बाय द इंडिविजुअल फार्म इन द मार्केट। मार्केट में इंडिविजुअल फार्म कितना दिखाता है, टेबल रिप्रेजेंटेशन सप्लाई करता है टेबल में कि कितना क्वांटिटी को मेरा सप्लाई करना है, तो उसी को ऑफ ए कमोडिटी बाय इंडिविजुअल इन द गिवन मार्केट हो गया। एग्जाम्पल में देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इंडिविजुअल सप्लाई प्राइस यहाँ पे दे दिया अपना, क्वांटिटी सप्लाई क्या 5 रुपये दीजिएगा, 0 करेंगे 10, प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी बढ़ा देंगे, 15 होगा प्राइस तो इतना बढ़ा देंगे, 20 प्राइस बढ़ गए तो इतना बढ़ा देंगे। पर यूनिट का है, 5 रुपये प्राइस है ना तो आपका 0, 10 रुपये प्राइस कर दिया ना तो हम 10 इतना क्वांटिटी बढ़ा दिए। ठीक है, तो क्वांटिटी सप्लाई किससे होते हैं, तो प्राइस, मान लीजिए प्राइस 15 रुपये हो गए पर यूनिट, तो आपको 200 क्वांटिटी आप और बढ़ा दीजिएगा, प्राइस बढ़ेंगे तो आप कोरस्पोंडिंग प्राइस के अनुसार कितना क्वांटिटी को ऑफर करते हैं सेल करने के लिए, तो इसी को क्या बोलता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल हैज द प्राइस राइजेस, प्राइस जैसे जैसे बढ़ते हैं सप्लाई एक्सटेंड कर जाता है उसी के अनुसार। एट ₹5 पे आइसक्रीम वाले 5 रुपये मिल रहा है, देन द फार्म इज नॉट विलिंग टू सेल, फार्म कहते हैं 5 रुपये हम नहीं बेचेंगे, नहीं बेचना चाहता है। ठीक है, एंड अनटिल व्हेन द प्राइस इज ₹10, अगर ₹10 होता है आइसक्रीम का प्राइस, देन द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज 120। चलिए 10 रुपये हो गया, चलिए अब बेचेंगे, हम क्या करेंगे कि 10 रुपये होगा तो बेचना स्टार्ट करेंगे। व्हेन द प्राइस राइजेस टू 20, द सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज एक्सटेंड टू क्या है 300 यूनिट्स। तो प्राइस अगर बढ़ते हैं 20 हो जाते हैं तो सप्लाई बढ़ा देता है। तो डायरेक्ट रिलेशन देख रहे हैं ना, प्राइस बढ़ रहे हैं तो सप्लाई बढ़ रही है इंडिविजुअल का। सिमिलरली आपका मार्केट क्या होंगे, सारे जितने भी फार्म है सारे फार्म का सप्लाई को देखा जाएगा। इट रेफर्स टू द टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय ऑल द फार्म इन इंडस्ट्री। फार्म में जितने होते हैं पर्टिकुलर कमोडिटी, सम टोटल ऑफ फार्म क्या है, फार्म प्रोडक्शन पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड इंडस्ट्री। जितने भी सॉरी आराम से समझाते हैं, सम मतलब टोटल ऑफ फार्म प्रोड्यूसिंग और पर्टिकुलर कमोडिटी इज कॉल्ड द इंडस्ट्री। जितने भी फार्म है तो सारे फार्म का जोड़ दीजिएगा तो उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं। तो वही करें, सम टोटल ऑफ ए फार्म प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर कमोडिटी। कोई भी जितने भी फार्म है जो भी कमोडिटी पर्टिकुलर कमोडिटी, सारे फार्म में एक ही कमोडिटी का बात हो रहा है। बहुत सारे फार्म होंगे मार्केट में, बहुत सारे फार्म होंगे जो कि शूज़ को मान चलिए कमोडिटी एक है, पार्टिकुलर कमोडिटी का एक कमोडिटी है, ड्रेस है, तो ड्रेस बहुत सारे फार्म बनाते हैं, तो सारे फार्म को मिलाकर हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कितना ड्रेस का सप्लाई किया जा रहा है। तो वही बोला पार्टिकुलर कमोडिटी होना चाहिए, लेकिन अलग अलग फार्म, तो सारे फार्म को मिला दीजिए तो क्या हो जाता है, इंडस्ट्री हो जाते हैं। थस द मार्केट सप्लाई रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ शेड्यूल ऑफ इंडस्ट्री एज ए होल। तो पूरा इंडस्ट्री जितना होल इंडस्ट्री है तो सारे को सप्लाई शेड्यूल दिखाता है, सारे को डायग्राम के रूप में दिखाता है। मार्केट सप्लाई देख लीजिए, सारे को दिखाएगा। सप्लाई ऑफ फार्म ए का कितना है, फार्म बी का कितना है, फार्म क्या, प्राइस ऑफ आइसक्रीम का प्राइस हम देखते हैं तो एक फार्म ए है, बी है, सी है, तो सारे को देखेंगे। तो एक कितना कर रहा है, 5 में 0, 10 में प्राइस बढ़ा 15, पर यूनिट है, पर यूनिट प्राइस है। ठीक है, एक मैंने 20 रुपये में एक आइसक्रीम ऐसे करके, तो 300 बेच रहा है, 200 बेच रहा है, तो मार्केट का दोनों को जोड़ दे, ऐड कर देंगे। मार्केट सप्लाई ए और बी का दोनों का ऐड कर दीजिए, दोनों का ऐड यही हम लोग का क्या बनता है, मार्केट सप्लाई बनता है। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल होगा। मार्केट सप्लाई था, इसको टेबल में दिखा दिए तो शेड्यूल हो गए। अगर इसको हम लोग ग्राफ में दिखा दे तो क्या होता है, नीचे देखिए
कहाँ चला गया, कर्व हो जाता है ग्राफ में दिखाते तो ग्राफ को भी आज पढ़ लेंगे, दोनों खत्म करेंगे आज, उसके बाद चैप्टर आज एंड होगा। ठीक है, द एबव टेबल शो द प्राइस ऑफ ए आइसक्रीम इज ₹5। सिंपल है, खुद से पढ़िएगा तो सब समझ में आ जाता है। द फार्म विल नॉट सप्लाई एट एनी क्वांटिटी व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज टू 10 यूनिट, द फार्म विल सप्लाई 100 यूनिट। ठीक है, और ठीक है, जैसे प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ाने लगा। ठीक है, मार्केट सप्लाई तो इंक्रीज इतना, द फार्म सप्लाई ए 100 यूनिट, बी कितना 50 यूनिट था, द मार्केट सप्लाई ऐड कर दीजिएगा, 150 यूनिट है तो बस, इसमें कुछ है नहीं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, अब इसको समझ गए कि जो भी सप्लाई होता है उसको हम लोग टेबल में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। तो उसको ग्राफ में दिखा देंगे तो सप्लाई कर्व, तो इसका ग्राफ हमेशा अपवर्ड राइजिंग होते हैं। देखिए सब रीडिंग थोड़ा करना होगा, मार्केट सप्लाई, उसके बाद सारे को दिखा दिए, उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई को कल से पढ़ेंगे, आज इसको देख लेते हैं। ठीक, ये खुद से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रीड कर दे रहा हूँ। चलिए, सप्लाई कर्व क्या है, तो उसको बस ग्राफ में दिखा देना, जो भी सप्लाई शेड्यूल था। देखिए थोड़ा सा रीड करते हैं, सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ के रूप में दिखा दीजिएगा तो सप्लाई कर्व होगा। शोविंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी ऑफर फॉर सेल एट ए डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, अलग अलग प्राइस पे जो वेरियस क्वांटिटी को ऑफर किया जाता है सेल करने के लिए। इट्स मतलब अलग अलग प्राइस पर वेरियस कमोडिटी, मतलब जितने भी वेरियस क्वांटिटी, अलग अलग क्वांटिटी को कोई खास कमोडिटी की, एक कमोडिटी याद रखिएगा, किसी भी एक कमोडिटी के बारे में बात, ऐसा नहीं कि अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग कमोडिटी, अलग अलग प्राइस, नहीं, एक कमोडिटी रहेगा उसका अलग अलग क्वांटिटी। कोई फार्म है कि 10 क्वांटिटी को, कोई फार्म 20 क्वांटिटी का, तो अलग अलग क्वांटिटी रहने, कमोडिटी एक ही रहेगा। ठीक, ऑफर फॉर सोल एट ए पर्टिकुलर पॉसिबल प्राइस, एक खास प्राइस पर कितना आप ऑफर करते हैं सेल करने के लिए, तो उसी को यहाँ पे दिखाता है कर्व के रूप में। अगर दिखाएंगे तो आप क्या हो गया, सप्लाई कर्व होगा। ठीक है, सॉरी ग्राफ के रूप में दिखाते हैं तो सप्लाई कर्व को ग्राफ में दिखा देना। ठीक है, शोइंग द वेरियस क्वांटिटी, सिंपल दिखाएगा। इट शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी सप्लाई, पॉजिटिव डायरेक्ट रिलेशन को दिखाएगा। ठीक है, एक सेकंड, इसी को शो करेगा, दिखाएगा कितना बेचना चाहते हैं। चलिए, सप्लाई कर्व इज इन अदर वर्ड इज कॉल्ड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए सप्लाई शेड्यूल ऑफ कमोडिटी। इतना नहीं समझिएगा तो सिंपल समझिए कि सप्लाई कर्व क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए किसका, सप्लाई शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। और सप्लाई शेड्यूल क्या था, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ ए सप्लाई था। सिंपल सा वर्ड है, जिसको याद रखना, जैसा समझना है बस, या तो कुछ करना है नहीं डिफरेंस में, केवल समझना है। ऑब्जेक्टिव रहेंगे तो क्या करेंगे, या थोड़े करना कुछ, बस समझना है। सप्लाई कर्व इज 2 टाइप, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। सिंपल, दोनों को दिखाइएगा ना ग्राफ में। देखिए, इंडिविजुअल सप्लाई रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए क्या, सप्लाई शेड्यूल ऑफ इंडिविजुअल फार्म। इंडिविजुअल फार्म का जो सप्लाई शेड्यूल था तो उसी को ग्राफ के रूप में दिखाएंगे तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा इन मार्केट में। फॉर एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पर एग्जांपल में आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है, बढ़ रहा है, देखिएगा कि क्वांटिटी मेरा 0 100, इधर क्वांटिटी होगा, इधर प्राइस थे 5 बढ़ते इतना, प्राइस 10 में इतना क्वांटिटी, 15 में इतना क्वांटिटी, ऐसा करके सेल कर रहा है। तो डायरेक्ट रिलेशन, प्राइस बढ़ रहा है तो उसके साथ क्वांटिटी भी मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक, इन द फिगर एक्स एक्सिस शो द यूनिट कमोडिटी को एक्स एक्सिस दिखा रहा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस, एंड वाई एक्सिस किसको दिखा रहा है, रुपीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, एस एस शो द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, जो सप्लाई कर्व इंडिविजुअल सप्लाई कर्व को दिखा रहा है, एस एस। ठीक है, और क्या था, क्वांटिटी ऑफ यूनिट किधर दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस में, वाई में प्राइस को दिखा रहे हैं। दिस फिगर ऐसा फिक्स नहीं है, आप किधर भी दिखा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्वांटिटी को इधर लेते हैं एक्स में और प्राइस को वाई में ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसका देख लिए, दिस फिगर ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल को उसी के बेसिस पे दिखाया गया है। एस एस पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है, स्लोप को याद रखिए कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। सप्लाई कर्व का स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अपवर्ड राइजिंग शोइंग पॉजिटिव रिलेशन। शोइंग द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ इंक्रीज इन द ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बढ़ता है तो दिखा रहे हो सप्लाई भी बढ़ जाता है। इट इज डिक्रीजिंग विद द डिक्रीज इन द प्राइस, प्राइस घटता है तो डिक्रीज घट जाता है। 10 द प्राइस ₹5 फार्म नोट टू सेल एनी क्वांटिटी एंड व्हेन द प्राइस ₹10 रेडी टू 100 क्वांटिटी। तो जो ऊपर लिखा है बस लैंग्वेज में लिख दिए कि प्राइस 5 पे कुछ नहीं, 10 पे इतना बेचना चाहता है, एंड as per the price increases to 20 then the quantity supply increase to 300 units. मार्केट सप्लाई क्या है, इट रेफर्स टू द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल को ग्राफ में दिखा दीजिए तो मार्केट सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, ऑफ ए कमोडिटी का, इट इज़ द सप्लाई कर्व एट द ऑफ द इंडस्ट्री एज ए होल। देखिए, डिफरेंशन याद नहीं करना, पहले हम लोग याद करना रहता था, याद करके लिखना पूछता था, व्हाट इज सप्लाई कर्व। अब कुछ भी नहीं पूछेगा, बस समझना है, थोड़ा सा याद करिएगा तो बहुत अच्छा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। एग्जाम्पल में सारे को दिखा देंगे, फार्म ए का दिखा देंगे, फार्म बी का दिखा देंगे, सी का दिखा देंगे, सारा प्राइस इधर में लेंगे, क्वांटिटी सप्लाई इधर में लेंगे, बना के दिखाना होगा। तो हम लोग बस टाइम बहुत कम, हम लोग को उतना टाइम नहीं लग रहा, सारा बनाया हुआ है। ठीक है ना, सारा बनाया हुआ है। ठीक, तो बस
सिंपल है। थोड़ा सा रीड करते हैं। ए बी द सेगमेंट शोविंग द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, बी द सी शोविंग द मार्केट सप्लाई कर्व। ए और बी क्या है, इंडिविजुअल को दिखा रहा है और दोनों को मिलाकर हम लोग यहाँ पर एक इंडिविजुअल का हो गया दोनों का और यहाँ पर मार्केट, दोनों को मिला देंगे। दोनों को कैसे मिलाएंगे, देखिए क्वांटिटी है 200 500 ऐसे करके 100 200 की क्वांटिटी लिख लिए। अब प्राइस यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, ये 10 है 15 जैसे यहाँ 5 तो 5 दिखा दिए, 10 गया, ये आपका 15 गया तो ये भी आपका 15 जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका मैं यहाँ मान लीजिए 300 में आपका 20 क्वांटिटी को बेच रहा है तो ये 300 में आपका 15 क्वांटिटी को बेच रहा है। ये 500 में आपका इतना क्वांटिटी की, इसमें 500 में कुछ है नहीं, दोनों को मिला कर यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इंडिविजुअल हो गया, आपका मार्केट हो गया, ठीक है। चलिए एक सेकंड, इट शो द प्राइस 10 यूनिट सप्लाई इतना जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्राइस इतना यूनिट मार्केट सप्लाई इतना यूनिट, प्राइस इतना यूनिट मार्केट सप्लाई, सारे को जो दोनों को जोड़ के प्राइस 15 होता है तो मार्केट सप्लाई इतना हो जाता है, ठीक। मार्केट सप्लाई कर्व विद शोविंग हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ऑफ द फार्म प्रोड्यूसिंग पार्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट। मार्केट सप्लाई क्या दिखाता है, हॉरिजॉन्टल समेशन दिखाता है, दोनों को हॉरिजॉन्टल में दोनों को मिलाकर एक समेशन को दिखाता है कि इतने प्राइस पे देख रहे हैं ना कि मान ली 5 रुपये पे कितना क्वांटिटी, 10 पे कितना क्वांटिटी, 15 पे कितना क्वांटिटी, तो 15 रुपये पे कितना क्वांटिटी, तो 15 रुपये पे इसका कितना क्वांटिटी 200 और 15 रुपये इसका कितना क्वांटिटी 100, तो दोनों को जोड़िएगा तो 15 रुपये में 300 क्वांटिटी, जहाँ पे दिखा रहा है कि ₹15 में 300 क्वांटिटी मार्केट सप्लाई हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग कल से देखेंगे। 35 मिनट का वीडियो बन गया है तो बस ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, और उसके बाद 2-3 वीडियो, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना, थोड़ा सा बड़ा है तो इसीलिए 3 वीडियो तो किसी भी हाल में लग जाएंगे, इसमें तो कोई बहुत बड़ा थोड़ा सा है, न्यूमेरिकल टाइप का भी होंगे ना, हाँ है थोड़ा सा, तो 3 वीडियो लगेंगे, टेंशन नहीं लेना है। सेकंड वीडियो भी नहीं होगी, थोड़ा सा और बड़ा है, देखेंगे हो जाता है तो सेकंड में कर देंगे, नहीं तो 3 वीडियो किसी भी हाल में। तो बस कॉन्सेप्ट का समझिए। आज के लिए मेरे दोस्त, कुछ सीख पाए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जो जाना है, ताकि इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स 3 सब्जेक्ट का फुली तैयारी कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।